कहानी की शुरुआत फिलीपींस से होती है। चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। फ्रांसिस नाम का व्यक्ति और उसकी फैमिली बड़ी मुश्किल से बचे हुए थे। फ्रांसिस अपने गांव वाले घर की तरफ निकल जाता है। उसे लगता है कि यह वायरस सिर्फ शहर में फैला होगा। वह इस उम्मीद से चला तो गया, लेकिन उसकी उम्मीद वहां जाकर टूट गई, क्योंकि वायरस ने गाँव को भी नहीं छोड़ा। उसके पिता ने बंदूक से अपने आप की जान ले ली है। यह देख करके तो फ्रांसिस को काफी दुख होता है। अब वह अपनी माँ को देखने के लिए जाता है। वह देखकर हैरत हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी हैं। उनका शरीर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह रेंगते हुए फ्रांसिस को काटने की तरफ बढ़ती हैं। फ्रांसिस के पास गन थी। मजबूरन वह अपनी माँ को गोली से मार देता है। फिर वह अपने माता पिता की बॉडी को बाहर गार्डन में दफना देता है। इसके बाद फ्रांसिस अपनी फैमिली को समझा रहा होता है कि हमें कुछ समय यहीं पर ही रुकना होगा और पीने के लिए यहाँ पानी है। बाहर जाना रिस्की है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। इसके बाद वह लोग स्टोर रूम में जाने की सोचते हैं, ताकि वहाँ से कुछ सामान वह लोग ला सके। जब वह लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर केयर टेकर की लाश लटकी होती है। दरअसल उसने अपने आप को ज़ॉम्बी से बचने के लिए लटका लिया था। वहाँ पर पिंजरे में मुर्गियाँ भी रखी होती हैं। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से कहता है कि उस लाश की जेब में से चाबी उठाओ और मुर्गियों को लेकर वापस से घर चलो, लेकिन वह काफ़ी डर रहा होता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, यह तुम्हारी ट्रेनिंग है, कहीं आगे तुम्हें दिक्कत हो तो तुम अपने आप की मदद कर सकते हो। डरते डरते वह चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है। वह इतना डरा हुआ था कि केयर टेकर की जेब में से चाबी निकालते हुए लाश उसके ऊपर गिर जाती है और उसके मुंह पर खून लग जाता है। इसके बाद वह बाहर जाता है और नल से अपना मुंह धोता है। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे पर कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा था कि वह उसका बेटा नहीं है। एरिस को यह बात पता चली तो वह फ्रांसिस पर थोड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि कुछ दिनों से फ्रांसिस का बिहेव बदल चुका है। फ्रांसिस को समझाता है कि वह जो कर रहा है वह कुछ गलत नहीं है। ऐसे हालात में उसे मजबूत होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे के मुकाबले छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था। शाम को सारा काम खत्म करने के बाद फ्रांसिस 20 मिनट में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी हालत थोड़ी खराब होने लगती है। उसका रीजन यह है कि बचपन में उसके पिता उसे बहुत मारते थे और पूरा पूरा दिन उसे 20 मिनट में कैद करते थे। और जब फ्रांसिस फिर से 20 मिनट में गया तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, लेकिन एरिस उसे संभालती है। रात के वक्त वह लोग खाना खाते हैं। तभी फ्रांसिस का बड़ा बेटा अपने पिता को बताता है कि मेरे दोस्त पहाड़ी की दूसरी तरफ कैंप में जा रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। लेकिन फ्रांसिस घर छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि अगर वह लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब एरिस को उसकी बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वह भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। खैर, रात में फ्रांसिस को डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों के डर से फ्रांसिस डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, हम लोग उस कैंप में चले जाएंगे। यह बात वह अपनी बीवी को भी बता देता है, क्योंकि यहाँ रहकर उसको अपने बचपन की यादें सता रही हैं। इसलिए अगले दिन वह लोग पेन की मदद से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रिज पर बैरियर लगे होते हैं, जो जाहिर हैं किसी ने लगाए होंगे। एरिस बैरियर को हटाने के लिए बाहर गई, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सही समय पर फ्रांसिस पिस्तौल की मदद से उसे मार देता है। अब गोली की आवाज़ से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। फ्रांसिस ग्रेनेड की मदद से उन सभी को उड़ा देता है। अब वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इनकी वैन खराब हो गई थी, इसलिए पैदल ही वह लोग वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन फ्रांसिस अकेले वापस से ब्रिज पर जाता है और अपनी वैन को सही कर लेता है, लेकिन यह बात वह अपनी फैमिली को नहीं बताता, क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि वह फिर से घर में रहेगा। घर में तो सिर्फ उसे बचपन की यादें सताएंगी, लेकिन अगर वह बाहर गया तो इन ज़ॉम्बी से वह बच नहीं पाएगा। इसके बाद वह अपने घर को और सही कर लेता है। वह हथियार भी बनाता है, ताकि आगे वह उन ज़ॉम्बी का मुकाबला कर सके। घर पर वह लाइट का भी इंतजाम कर लेता है। अब रात को वह लोग एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस घर पर गाना चलाकर नाचता है, ताकि वह लोग भी एंजॉय कर सके। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे तस्वीर देखने लगते हैं, जिसमें फ्रांसिस के भाई डिएगो की भी तस्वीर थी, और देखने पर ऐसा लगता है कि फ्रांसिस का बड़ा बेटा फ्रांसिस के भाई की तरह लगता है। अब जाकर वह सारी बात समझता है कि फ्रांसिस उससे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वह उनकी औलाद है ही नहीं। दरअसल एरिस का चक्कर पहले फ्रांसिस के भाई के साथ रह चुका है, लेकिन बाद में फ्रांसिस ने एरिस को माफ कर दिया। लेकिन अभी भी उसे थोड़ा शक हो रहा होता है कि वह उसकी औलाद नहीं है, लेकिन वह अक्सर अपने आप को समझाया करता था कि दोनों बेटे उसके ही हैं। फ्रांसिस का अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था।
जब फ्रांसिस बाहर जाता है तब एक डॉग उसे काट लेता है। एरिस फ्रांसिस की मरहम पट्टी करती है और साथ ही साथ वह उसे बताती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है तुम्हें रेबीज हो जाए। लेकिन फ्रांसिस उसे बताता है कि उस कुत्ते के गले पर पट्टा था, यानी कि वह पालतू है, इसलिए उसे रेबीज नहीं होगा। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम अपने परिवार के लिए किसी की जान ले सकते हो। इसके जवाब में वह थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वह हाँ में उत्तर दे देता है। इसलिए फ्रांसिस उसे गन देकर सामने चलाने को कहता है, लेकिन वह काफी घबरा रहा था। उसी समय वहां पर एरिस पहुंच जाती है और वह फ्रांसिस से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, यह अभी छोटा है। वह काफी ज्यादा डर रहा है। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर वह शूट कर देता है और गोली की आवाज से वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। इसलिए वह लोग तुरंत घर की ओर निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज़ भी पहुंच चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ घर में पहुंचते उससे पहले बाहर एक गाड़ी आती है और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। फिर वह ज़ॉम्बीज़ को दूसरी साइड में ले जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि गाड़ी में फ्रांसिस का भाई आया है, जो हमने पिक्चर एल्बम में भी देखा था। फ्रांसिस उसको देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि शांत हो जाओ भाई, मैं तो सिर्फ मॉम डैड को देखने के लिए आया हूँ। फ्रांसिस बताता है कि वह तो कब के मर चुके हैं। फ्रांसिस उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। डिएगो कहता है कि भाई मैंने सुना है पहाड़ के पीछे एक कैंप है, वहाँ पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ का नक्शा दे देता हूँ, अगर मन करे तो तुम वहाँ पर आ जाना। इसके बाद डिएगो वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस सबसे पहले तो नक्शे को जलाने की सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। उसे लगता है शायद यह उसके आगे काम में आएगा, इसलिए वह उसे रख लेता है। घर वापस आने पर वह खिड़कियों पर लकड़ी लगाने लगता है ताकि वह ज़ॉम्बी से सुरक्षित रह सके। इसके बाद उनका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर से वह ऊपर एक बूढ़े ज़ॉम्बी आदमी को देखता है। वह काफी ज्यादा डर गया, लेकिन तभी उसकी माँ एरिस वहाँ पहुँच जाती है और उसको हिम्मत दिलाती है कि यह एक बूढ़ा ज़ॉम्बी है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी यह बात फ्रांसिस सुन लेता है। बाद में वह उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए चला जाता है। बाद में फ्रांसिस नहाने के लिए जा रहा था, तभी उसके बड़े बेटे ने वही नक्शा देख लिया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले फ्रांसिस उसे वहां से चल जाने को कहता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसका दिमागी हालत खराब होने लगा है। रात में जब वह लोग खाना खा रहे होते हैं तो उनका बड़ा बेटा अपनी माँ को नक्शे के बारे में सब कुछ बता देता है। एरिस इस बारे में फ्रांसिस से बात करती है, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि उसके पास ऐसा कोई भी नक्शा नहीं है। फ्रांसिस का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वह अपने बच्चों के सामने उन्हें बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ डिएगो के पास जाना चाहती थी क्योंकि उसका उससे अफेयर था। यह तो तुम लोगों को पहले ही छोड़कर चली जाती, वह तो वायरस की वजह से जा नहीं पाई। उसके बच्चे अपनी मॉम से इस बारे में पूछते हैं तो एरिस बताती है कि हाँ मैं जाना चाहती थी। इसके बाद फ्रांसिस वही नक्शा निकालता है और सभी के सामने उसे जला देता है और सबसे कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। हालांकि बीच में उसकी बीवी ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस घर के मेन डोर पर लकड़ियाँ लगाने लगता है ताकि कोई बाहर ना जा पाए। वह बहाना बनाता है कि बाहर ज़ॉम्बी है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। लेकिन उसका बेटा उससे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। उसकी बात सुनकर फ्रांसिस इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि तू मेरी औलाद नहीं है, इसलिए तू मेरे बीच में नहीं बोल सकता। तभी दरवाजे पर एक जख्मी सिपाही आता है। फ्रांसिस उस सिपाही को बाहर चले जाने को कहता है। वो सिपाही इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, इसलिए बड़ा बेटा जबरदस्ती दरवाजे को खोलकर उसे अंदर ले लेता है। सिपाही उन सबको बताता है कि मैं कैंप से आया हूँ, वहाँ पर भी लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मुझे एक व्यक्ति ने बचाया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर मेरा भाई रहता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि डिएगो ने ही उसे भेजा। सिपाही बताता है कि वह जिंदा होगा भी या नहीं, क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ। फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम बेसमेंट में रहोगी ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। रात को बड़ा बेटा अपनी माँ के पास आता है और रो रो कर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने पापा की औलाद नहीं हूँ, वह मुझे अपना बेटा नहीं समझते, लेकिन मैं तो सभी को अपना समझता हूँ। इस घर के बाहर कोई तो जगह होगी जहाँ पर हम सही से रह सकते हैं, इसलिए आप मुझे बाहर जाने दो। एरिस उसे जाने की परमिशन दे देती है। अगले दिन जब फ्रांसिस उसको नहीं मिलता तब वह एक हथौड़ा लेकर उस जख्मी सिपाही को मार देता है।
फ्रांसिस का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसके बाद वह एरिस के पास गया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। और जब एरिस को होश आया तब वह और उसका छोटा बेटा बेसमेंट में कैद थी। फ्रांसिस बाहर उसी कुत्ते को देखता है जिसने उसे काटा था, इसलिए अब वह उसे भी मार देता है और उसका मांस एरिस को खाने के लिए देता है। लेकिन जब एरिस मांस खाने से मना कर देती है तो फ्रांसिस प्लेट को नीचे पटक देता है। नीचे चाकू गिर गया। एरिस उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन फ्रांसिस उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। एरिस अब एक प्लान बनाती है। वह अपने छोटे बेटे से चिल्लाने को कहती है। जब उसका छोटा बेटा चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर फ्रांसिस वहां पर आ जाता है। इसके बाद एरिस उस पर हमला करती है और अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वह फ्रांसिस को बेसमेंट में कैद कर देती है। अब फ्रांसिस को बेसमेंट में अपने पिता के ख्याल याद आने लगते हैं। एरिस घर के बाहर जाने की सोचती है लेकिन तभी वहां पर डिएगो आ जाता है जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। अब वह एरिस पर हमला करने जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह लोग वहां से भागने लगते हैं लेकिन एरिस को उसने पकड़ लिया। एरिस चिल्लाती है। फ्रांसिस को पता चल जाता है कि उसका भाई घर पर आ गया है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वह 20 मिनट से बाहर जाने की कोशिश करता है। डिएगो एरिस को काट पाता उससे पहले फ्रांसिस वहां पर पहुंच जाता है और डिएगो को मार देता है। वह लोग देखते हैं कि उनके छोटे बेटे को डिएगो ने काट लिया है और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। यह जानकर वह लोग घबरा जाते हैं। जल्दी से एरिस अपने बेटे का बाजू काट देती है ताकि वायरस पूरे शरीर में फैल ना जाए। फिर वह उसकी मरहम पट्टी करती है। एरिस फ्रांसिस से कहती है कि जल्दी से बैन लेकर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। यह सुनकर फ्रांसिस तुरंत बैन लेने के लिए चला जाता है। बैन अभी भी उसी ब्रिज पर थी। फ्रांसिस वहां पर पहुंचा तब उसके सामने उसका बड़ा बेटा गन लेकर खड़ा था। उसको लगता है कि उसके पिता ने उसकी माँ और उसके भाई को मार दिया है, इसलिए वह उन पर गोली चला देता है। लेकिन जब वह अपने पिता के पास आता है तब फ्रांसिस उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बेटा मानता हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो तुम मुझे माफ़ कर देना। वह समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फ्रांसिस मरता उससे पहले वह अपने बेटे से कहता है कि बैन लेकर तुरंत अपनी माँ के पास चले जाओ। अब फ्रांसिस मर जाता है। बड़ा बेटा तुरंत बैन लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर पर एरिस को लगता है कि फ्रांसिस बैन लेकर आता होगा, लेकिन उसे क्या पता फ्रांसिस अब मर चुका है। सीन कट होता है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।